नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और इस शो में आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बाजार ने गंवाई शुरुआती तेजी, दिन की ऊंचाई से करीब 300 अंक फिसला सेंसेक्स, निफ्टी भी ऊपर से करीब 100 पॉइंट टूटा। रियल एस्टेट, फार्मा और आईटी सेक्टर्स बाजार को संभालने की कर रहे हैं कोशिश। एलटीआई, माइंट्री, बिरला सॉफ्ट, एचसीएल टेक में खरीदारी। माइक्रोकैप डेवलपर्स में करीब 3% का उछाल। सरकारी बैंकों में 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा। यूको, आईओबी, सेंट्रल बैंक 8% तक ऊपर। आज डायग्नोस्टिक शेयर्स में जबरदस्त हलचल। विजया डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर लाल पैथ, मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर 5 से 7% तक उछले। चीन में कोरोना विस्फोट के बाद भारत में भी डर। और जुबलेंट फूड का शेयर आज करीब 2.5% ऊपर। 14 शहरों में 20 मिनट में फूड डिलीवरी सर्विस लॉन्च की। तो एक बार नजर डालते हैं इस वक्त के इंडाइसेस पे। 32 पॉइंट रेड में है निफ्टी और 46 पॉइंट रेड में है बैंक निफ्टी। आप इनके चार्ट देखेंगे तो ऊपरी स्तरों पे जब ये खुले थे तो ग्रीन में थे। ये देखिए बिल्कुल ट्रायंगल बन गया, ऊपर से एकदम से नीचे आए हैं। निफ्टी में भी देखिए लगातार कमज़ोरी बनी है। तो अगर आप ऊपरी लेवल से देखेंगे तो आपको ज़्यादा गिरावट दिखेगी। एब्सोल्यूट टर्म में आप देखेंगे तो 30 और 45 पॉइंट की नरमी है। सेंसेक्स भी 120 पॉइंट नीचे आ गया है। गिरने वाले शेयर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, करीब 1350 हो चुकी है। बढ़ने वाले की संख्या करीब 1500 के आसपास है। तो ये देखिए आप हाई से जो है कितना गिरा, 417 पॉइंट हाई से सेंसेक्स नीचे आ चुका है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि चीन में कोरोना बहुत तेज़ी से फैला है, बहुत दिक्कतें वहाँ हो रही हैं। तो एक फियर हो ही जाता है, क्योंकि अभी अभी 2 राउंड इस तरीके की चीज़ों से हम लोग गुजरे हैं। तो पूरी दुनिया में एक फियर ये है। दूसरा फियर जो कल जापान की तरफ से आया था, सेंट्रल बैंक ऑफ जापान ने ये तय किया कि वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा टाइट करेंगे, अपने रुख में बदलाव किया। परिणाम स्वरूप येन डॉलर के अगेंस्ट में मजबूत हुआ, डॉलर वीक हुआ, गोल्ड ऊपर गया और मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स में बिकवाली का दबाव बना। तो ये पूरी तस्वीर है, मार्केट इसी के इर्द गिर्द चल रहा है। आज के मेहमान हैं हमारे साथ गौरव बिस्सा, इनक्रेड इक्विटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऊपर से नीचे आ गया निफ्टी, तो क्या अपॉर्चुनिटी बनती है, लॉन्ग या शॉर्ट? गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए यहाँ पे इंडेक्स ट्रेडिंग जो है वो काफी एक डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि एक आपकी जो दायरा है वो एक पकड़ चुका है इंडेक्स। दूसरा आपको जो ये दायरे की हम बात करें वहां पे भी अगर आप वॉलेटिलिटी देखोगे तो काफी ज्यादा है। तो देखिए आज मॉर्निंग में हम 70-75 पॉइंट आई थिंक ऊपर थे, वहां से हम 30 पॉइंट्स नेगेटिव हो गए। अगर सपोज यहाँ से और रिकवरी आती है तो आप देखिए कि दोनों साइड में स्टॉप लॉसेस काफी ट्रिगर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स ट्रेडिंग थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मुझे बाइंग भी करनी है, अगर प्रोबेबली 43,000 फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी के लिए अच्छा है। अगर मैं प्रीफर करूँ इंडेक्स में तो निफ्टी से कंपेरेटिवली मुझे बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है, जहाँ पे अपने जो ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर रहे हैं निफ्टी बैंक फ्यूचर्स 43,000, 43,000 के आसपास में बाय करूंगा मैं, जो हमने अपने क्लाइंट्स को दिलवाया भी था। और ऊपर में आपको चाहिए तो 44,000 के लिए इसको प्ले कर सकते हैं और 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लिया तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। निफ्टी का भी अच्छा सपोर्ट है, लेकिन उसके जो सपोर्ट्स आएंगे वो 18,000 के आएंगे, वहां से काफी दूर है और अटेम्प्ट भी नहीं किया था वहां तक के लिए। तो मैं इंडेक्स में निफ्टी को अवॉइड कर रहा हूँ। प्राइवेट बैंक निफ्टी में थोड़े बहुत स्कैल्पिंग ट्रेड्स कर सकते हैं, बट मेजर मूवमेंट जो है मुझे यहाँ पे फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। एक रेंज बाउंड वीक रहेगा ये सप्ताह के लिए। ओके, रेंज बाउंड रहेगा, निफ्टी को अवॉइड। बैंक निफ्टी में अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो सोच सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस भी बहुत डीप है और टारगेट भी काफ़ी ऊपर के हैं। तो गौरव, ऐसे मौके पे कोई स्टॉक भी तो आपके रडार पे आया होगा कि चलिए सर इंडेक्स ने किसी अच्छे स्टॉक पे ट्रेड बना सकते हैं? देखिए इंडेक्स में तो नहीं था, लेकिन जैसे भी अदानी एंटरप्राइज है, आप उसको इंडेक्स स्टॉक भी कह सकते हैं या और भी कुछ नाम इसको दे सकते हैं। बट अगर अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला है रेंज ब्रेकआउट का, इसमें 2 या 3 चीज अच्छी है यहाँ पे। अगर आप इसके डेली चार्ट्स देखेंगे तो एक अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन हुआ था। राउंडिंग बॉटम तो नहीं कहूंगा, राउंडिंग फॉर्मेशन हुआ था, उसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में फिर एक रेंज में ट्रेड करा था। अब रेंज का भी ब्रेकआउट हमको देखने मिला है। तो यहाँ पे आप 4,050 के स्टॉप लॉस से 4,300 के लिए अदानी एंटरप्राइज बाय कर सकते हैं। अपने 21
काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका आउट परफॉर्मेंस भी नजर आ रहा है, रेंज के बाहर भी आ रहा है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। तो अदानी एंटरप्राइज मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है और एक अच्छी अल्फा भी आपको जनरेट हो सकती है। तो अदानी इंटरप्राइज पे आप ध्यान रख सकते हैं, ये गौरव की चॉइस का शेयर्स है। चलिए कुछ सवाल लेते हैं फटाफट। लक्ष्मी नारायण अग्रवाल लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अग्रवाल साहब बताइए क्या सवाल है। सर नमस्कार सर, मेरे पास 41 शेयर्स हैं रोजी बायोटेक के। ये मैंने 1150 रुपए में लिए थे सर, मैं क्या करना है इसका जी? तो बहुत नीचे आ गया अग्रवाल साहब। जी सर। ये ट्रेडिंग के लिए लिया था क्या? नहीं, वो होल्डिंग के लिए लिया था सर। इन्वेस्टिंग के लिए लिया था, लेकिन 420 रुपये नीचे आ गया है। गौरव, रोजारी बायो इनके खरीद भाव से काफ़ी नीचे लुढ़क गया है, तो क्या करें? ये पकड़े रहें इसको या छोड़ दें? देखिए, एक तो इसमें हिस्ट्री लिमिटेड है, तो मैं एक सीमित दायरे तक इसमें बात कर पाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो वीकली चार्ट्स पे या डेली चार्ट्स पे लोअर टॉप लोअर बॉटम मतलब डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। इसमें से सिल्वर लाइनिंग में ये कहूंगा, जो इसके पिछले वीक का जो लो था वो उसके लिस्टिंग लो के आसपास में ही है। तो वो एक अच्छी बात है कि वहाँ पे एक अच्छी पुल बैक हमको देखने मिली है अपने लिस्टिंग लो से। तो वही आपके लिए जो है स्टॉप लॉस रहेगा 640 का, जो आपका स्टॉप लॉस अगर उसके नीचे का जाएगा तो एक बार उसको एग्जिट कीजिए। ओके अग्रवाल साहब, तो ये आपके लिए राय बन रही है, चूंकि काफ़ी नीचे आ गया तो थोड़ा इसको होल्ड करिए आप। देखते हैं क्या आगे तस्वीर होती है, दोबारा आप राय ले लीजिएगा आप हम लोगों से। लेकिन अभी बेचने में कोई बहुत बुद्धिमानी है नहीं यहाँ पे। रमन मीणा अलवर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीणा जी बताइए क्या सवाल है। सर मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया है 500 क्वांटिटी 94 पे, तो सर क्या करना चाहिए अब? 94 का कल परसों में लिया क्या? कब लिया था? हाँ सर, थर्सडे को लिया था। थर्सडे को लिया। इसका ज़रा बड़ा चार्ट दिखाइए। गौरव, 94 रुपये पे बैंक ऑफ इंडिया और इस वक्त भाव है 92 रुपये। क्या करना चाहिए? देखिए, क्लियर कट एक अटेम्प्ट है कि मोमेंटम को मैं कैच कर पाऊँ। मैं जनरली मोमेंटम को अवॉइड ही करता हूँ। अगर आप ट्रेंड में जाते हैं तो आपको आइडिया रहता है कि कहाँ पे आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। मोमेंटम कब रुकेगा बोलना डिफिकल्ट है। यहाँ पे मैं इनको जो स्टॉप लॉस सुझाऊंगा वो होगा 86 रुपीज का या 86 हाफ का, जहाँ पे इसके प्रीवियस सपोर्ट्स वगैरह भी हैं, बड़े नहीं लेकिन एक इमीडिएट सपोर्ट्स आपके वहाँ पे भी है। तो 86 के स्टॉप लॉस आप बने रह सकते हैं जब तक इसको नहीं तोड़ रहे हैं। और ऊपर में इसका जो हर्डल है काफी अच्छा 102 का है, तो इसमें मोमेंटम जो आएगा 102 के ऊपर आएगा। ओके, तो मीना जी आप जो है ना बिल्कुल लेवल पे हैं अभी। ये स्टॉप लॉस और टारगेट जो बताए गए एकदम कंठस्थ कर लीजिए इनको। और अगर आप आवाज़ रोज़ देखते हैं ये शो, तो लास्ट वीक हम लोगों ने थर्सडे को डिस्कस किया था कि छोटे सरकारी बैंकों में जो इतनी बड़ी रैली बन रही है इसमें क्या करना चाहिए। तो गाबा जी ने अलर्ट किया था कि बहुत चल चुके हैं, 100% के गेंस आ चुके हैं, अब इसमें रिस्क बहुत है। तो अभी आप बुरी तरीके से नहीं फंसे हैं इसमें, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आप बहुत लंबे फंस सकते हैं इसमें। इसलिए डर मन में रखिए और उसी हिसाब से इसको प्ले करिए। बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत रनअप इसमें हो चुका है और लोग बेचने आ जाएंगे फिर। सुजाता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं कोलकाता से। सुजाता जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मॉर्निंग। मेरे पास 500 शेयर है CESC के, काफ़ी टाइम से लिया हुआ है 9120 का। अब मैंने काफ़ी टाइम से होल्ड कर रखा है, मैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि अभी मुझे लॉस बुक कर लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। ओके, पूछते हैं गौरव से। गौरव, CESC में सुजाता जी ने 91 रुपीज़ पे लिए थे 500 शेयर और ये स्टॉक नीचे आ गया, अभी 80 रुपये ट्रेड कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं इनको होल्ड करने में, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकती हैं ये, लेकिन क्या ये रखना चाहिए? पहला सवाल। दूसरा, क्या अगर मान लीजिए रखना ही है तो किसी लेवल पे इसमें और ऐड किया जा सकता है? मैं इसको ऐड करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं देखिए, स्टॉक जो है एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी डाउन ट्रेड में है, एक रेंज बाउंड मूड है जहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिलता है स्टॉक के अंदर कुछ 3-4 महीने पहले। और वो ब्रेकआउट के जो लेवल्स थे अराउंड 70 के थे, 68-70 के, जहाँ पे रिटेस्ट करके स्टॉक जो है अभी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री की मैं सलाह नहीं दूंगा। मैं आपके जो स्टॉप लॉस होगा वो भी 68 का होगा, उसके नीचे का सस्टेन होता है तो आप एग्जिट कीजिए। बट यहाँ पे आपको थोड़ा और होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम करेक्शन इसमें और आगे बढ़ेगा ऐसा लग रहा है। अभी बढ़ेगा ऐसा लग रहा है। एक ट्विटर पे एक सवाल लेते हैं, सुधांशु सक्सेना का सवाल है। इन्होंने रिलायंस की कॉल ली है 2620 वाली 37 रुपये पे कल। क्या राय बनती है इस पे? रिलायंस कॉल 2620 स्ट्राइक 37 का भाव।
देखिए रिलायंस का अगर देखा जाए तो 2570 2580 एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पर ही आपका 55 89 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है डेली चार्ट्स के ऊपर, तो बाउंस बैक आ सकता है, आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। हमें दिक्कत की बात यह है कि कितना फास्ट इसमें मूवमेंट आएगा। एक्सपायरी वीक नजदीक आ रहा है, तो अभी आपको वो भी देखना होगा कि मेरे पास टाइम इतना ज्यादा है नहीं, तो 2 3 दिन में अगर आपके फेवर में नहीं जाता है तो आप एग्जिट कीजिए। अदरवाइज यहाँ पे चार्ट्स वीक नहीं है, द ओनली थिंग इसके 2 3 दिन मूवमेंट नहीं आया, तो अगर उसके बाद में आ भी गया तो भी आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो रिलायंस पे ये कॉल है। एक और एडवाइस आप किसी एडवाइज़र से ले लीजिएगा, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है हमारी, जिस चैनल को आप देख रहे हैं उसके मालिक है, तो इसलिए हमारी राय के साथ साथ एक राय और आप लीजिए कोई भी एक्शन लेने से पहले। हेमंत कुमार अरोड़ा पीएनबी में जानना चाहते हैं, 6500 शेयर है 59 रुपये के भाव पर, टारगेट और स्टॉप लॉस। देखिए मैं यहाँ पे कहूंगा कि काफी अच्छा इसमें सेटअप हुआ है, 2 साल से कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन के बाहर आया है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छा था। अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का अगर कहें 6 महीने 8 महीने का है, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि आपको 48 के स्टॉप लॉस है, आप मे बी 65 66 के लिए प्ले कर लीजिए। अगर आपका नजरिया 2 साल उसके ऊपर का है तो मैं समझता हूँ यहाँ से काफी अच्छी एक अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। सेम स्ट्रक्चर जो है आपको कैनरा बैंक में देखने मिला था, जब उसने ब्रेकआउट दिया था 120 के ऊपर, आज वो 320 हो गया। सिमिलर स्ट्रक्चर आपका था बैंक ऑफ बड़ौदा में, जहाँ पे अराउंड 60 70 के आसपास में वो बना था, वो आपका अभी 180 हो गया। तो सेम स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बन रहा है। अगर आपका नजरिया 2 साल का आपका है तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं लिया है, और जिन्होंने बाय कर लिया है पीएनबी वो आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। तो पीएनबी होल्ड कर सकते हैं सर आप, कोई दिक्कत नहीं। केनरा का भी सेम पैटर्न का चार्ट है। अगला सवाल हमारे साथ है अनिल रणधीर जलगांव से। अनिल जी बताइए क्या सवाल है। सर मेरे जोमेटो के 1000 शेयर है 68.8 के हिसाब से। अभी महीने भर से वो लॉस ही चल रहा है। और दूसरे शेयर है नायका के, जो स्लिप होकर अभी 170 के समथिंग कुछ तो भी है 160 पर। तो मैंने उसको 172 के 72 रुपए 70 के हिसाब से लिया था 500 शेयर। हाँ, तो इसमें दोनों के बारे में राय चाहिए कि अभी आखिरी पोजीशन उनकी क्या रहेगी। एक्चुअली नायका तो स्लिप हो चुका है, जोमेटो भी स्लिप हो चुका है, 64 रुपये का। स्टॉप लॉस लगाया था, नहीं लगाया था? नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है थोड़ा सा 18%। कित लॉन्ग टर्म मतलब कितने दिन? ये 4 महीने के, 3-4 महीने के लिए। बहुत सही गौरव भाई, 4 महीने के लिए लॉन्ग टर्म का व्यू है हमारा रणधीर जी का। जोमेटो 1000 शेयर है 6880 और नायका 750 शेयर है 172.70। बताइए क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं नीरज जी कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी कि अगर आप ये न्यू एज कंपनीज में निवेश अगर कर रहे हैं, जोमेटो हो गया या आपके बाकी जो है पीबी फिनटेक हो गया या डिलीवरी हो गया या आपके नायका हो गए, इनमें अगर आपका नजरिया 2 या 3 महीने का है तो इनसे आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ऐसा इनमें ना तो ब्रेकआउट आया है ना रिवर्सल हुआ, वैसे बड़े साइन आए हैं। यहाँ पे अगर आपको निवेश करना है तो आपको पेशेंस लगेगा, आपको कम से कम 1-1.5 साल का इसमें इंतजार करना चाहिए होल्डिंग के लिए, तब आप इसमें निवेश कीजिए। अगर आपका 3-4 महीने का व्यू है तो मैं कहूँगा आप यहाँ पे एक बार एग्जिट कीजिए। जोमेटो में एक अच्छा ब्रेकडाउन हमको देखने मिला था, स्टॉक 42-46 तक गया था, उसके बाद में ऊपर आया है। अब आपने ऊपरी लेवल्स पे लिया है कि आप यहाँ पे सोच के कि मोमेंटम चालू हो जाएगा, फिर एक रेंज में आ गया है, तो ब्रेकआउट्स इसके 70 के ऊपर होने वाले हैं, रेंज में रहेगा। ब्रेकआउट आने में कितना समय लगेगा बोलना डिफिकल्ट है, तो मैं कहूंगा कि वर्स्ट जो है टेक्निकल चार्ट्स पे का देखा जाए शॉर्ट टर्म के लिए वो एक बार खत्म हो चुका है। लेकिन आपको अगर 3 महीने का नजरिया है तो मुझे बड़ा मोमेंटम यहाँ पे फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अगर कुछ इसमें फंडामेंटल इंप्रूवमेंट आ रहा है तो अलग बात है, बट चार्ट्स मुझे इतना बड़ा मोमेंटम दिख नहीं रहा है। आपका नजरिया अगर 1 साल के ऊपर का है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। नायका में भी सेम स्टोरी? नायका में अभी तक होना बाकी है, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न जो मैंने आइडेंटिफाई किया है सारे निवेश कंपनीज में, जहाँ पे नायका का वो फिलहाल अभी होना बाकी है। और अभी भी फिलहाल वो प्रीवियस उसके स्विंग लो थे, लेटेस्ट जो प्रीवियस स्विंग लो थे उसके नीचे ही ये ट्रेड कर रहा है, तो ये कहाँ पे सपोर्ट लेगा बोलना डिफिकल्ट है। एक लिमिटेड चार्ट हिस्ट्री है और सभी सपोर्ट्स के नीचे है, तो कहाँ पे एग्जैक्टली रुकेगा बोलना डिफिकल्ट है। और आरएसआई भी ऐसा नहीं कि बहुत डीपली बताइए कि आपका लॉन्ग टर्म है 3 महीने का, शॉर्ट टर्म कितने दिन का होगा आपका? अनिल रणधीर जी, पहले तो आप अपना टीवी बंद कर दीजिए वरना आप कुछ सुन नहीं पाएंगे। ये 3 महीने का जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने नायका और जोमेटो में किया है, इसका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करना होता तो कितने दिन के लिए करते हैं आप?
बस 4-6 महीने के लिए और रख सकता हूँ उसको। नहीं नहीं, वो तो ठीक है महाराज। आपने जो अभी राय सुनी होगी गौरव की कि हाँ जी, हाँ इनमें जी। साल भर से पहले तो कुछ होने का नहीं लग रहा है इनको, चार्ट पे ऐसे हाँ, कोई हाँ, पैटर्न बराबर। नहीं दिख रहे हैं। और लॉन्ग टर्म 3 महीने का किसने आपको सिखाया है कि 3 महीने का लॉन्ग टर्म होता है? नहीं, शॉर्ट टर्म बोला था मैंने। आपने बोला लॉन्ग टर्म के लिए 3 महीने, उसी पे आप जवाब भी दिया नहीं उन्होंने। नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं सर, शॉर्ट टर्म बोला। अच्छा, शॉर्ट टर्म है तब भी आप ये समझ लीजिए कि इसमें फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिख रही कि ये ब्रेकआउट जैसे या कुछ बड़ी चीज इसमें होगी, अनलेस कि कोई फंडामेंटल घटनाक्रम हो जाए तो। अच्छा, तो आप अब आप या तो निकाल सकता हूँ, अगर कुछ हो तो थोड़ा सा लॉस भी सहन कर लेता हूँ। हाँ, तो अभी आप, ये आपके ऊपर है, आपको तय करना है कि अगर आप इंतजार करना चाहते हैं 6-8 महीना, या आप इसमें लॉस बुक करके निकलना चाहते हैं। ये आपके ऊपर छोड़ा था। राय जो थी वो मैंने आपको पहले बता दी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आशुतोष नागौरी गांधी धाम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी बताइए क्या सवाल है। सर 2001, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बताइए। 2001 से HDFC की होल्डिंग है। एक बार बोनस आया हुआ है और एक बार स्प्लिट हुआ है। तो अभी मेरे पास 300 क्वांटिटी बची हुई है और मेरी एवरेज प्राइस शायद 100 से भी नीचे है, लेकिन 100 मान के चलिए, 100 है अभी एवरेज प्राइस 300 शेयर की। तो अभी वो मर्जिंग का है, तो और 5 साल रखना है, तो क्या मैं रखूं कि क्या करना है इसमें, मतलब HDFC लिमिटेड। समझ गया। अब बाद में तो दोनों एक ही हो जाएंगे अगर आपके पास मतलब वो मर्जिंग है के बाद भी और या ये है। मर्जिंग के बाद भी, हाँ, मर्जिंग के बाद भी और 5 साल रख सकता हूँ ना, क्योंकि ऑलरेडी 20 साल तो है और 20-21 साल तो हो चुके हैं इस स्टॉक में मेरे पास। आपको चिंता क्यों करना है? 100 रुपए से नीचे का आपकी कॉस्ट है। 3,000 रुपये, 2,500 रुपये का स्टॉक है। फिर भी सवाल आपका अच्छा है। दूसरे लोग जो सुन रहे हैं, शो देख रहे हैं, उनके लिए एक लेसन भी है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का स्टॉक लंबे समय तक रोकते हैं तो आपको काफ़ी मुनाफा हो सकता है। गौरव, 5 साल और रुकना चाहते हैं ये HDFC में, अब बाद में तो दोनों एक ही हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो बधाई कि इन्होंने शेयर को होल्ड करके रखा। लोग काफी अच्छे शेयर में एंटर कर लेते हैं लेकिन होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो इनको दाद देनी पड़ेगी। बट यहाँ पे मुझे, जैसा आपने कहा, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। देखिए क्या होता है कि आप किसी में अगर विलय होता है तो जो लास्ट में जो कंपनी रहेगी, एक एंटिटी रहेगी, उसके अगर स्ट्रक्चर अच्छे नहीं रहे तो ऊपर बैंक के भी अगर मैं मंथली चार्ज देख रहा हूँ तो मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। बड़ी गिरावट मुझे HDFC बैंक में लगने दी है और काफी स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में HDFC बैंक भी है। तो अगर विलय होने के बाद में जो एक नई एंटिटी रहेगी HDFC बैंक की, तो मुझे नहीं लगता कि इनको उसमें लॉसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट चार्ज से चले, इफ नॉट बेटर, एटलीस्ट इससे अच्छा तो है ही। HDFC इतना अच्छा है ही, तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नजरिया अगले 5-7 साल का भी है तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बने रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही ज़ोरदार कंपनीज हैं, मर्ज हो जाएंगी, एक हो जाएंगी, ऊपर नीचे 2-4 महीना होता रहता है। लेकिन आपकी चूँकि कॉस्ट इतनी नीचे है कि आपको तो बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए, आराम से इसमें बने रहिए। तो आशुतोष जी, और बधाई भी आपको कि आप इतने लंबे समय तक होल्ड किया और आपको उसका रिवार्ड भी मिला। भुवनेश राजपूत हमारे साथ बरेली से जुड़ रहे हैं। भुवनेश, क्या सवाल है आपका? सर भुवनेश बताइए। हेलो सर, नमस्कार। मैं सर अपोलो टायर के 300 शेयर लिए हैं सर। हाँ, तो मैं सर इसके लिए 170। चलिए सवाल लेते हैं। गौरव, अपोलो टायर्स 319 पे लिए हैं, अभी फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा ले लें या और फ़ायदा होगा? देखिए, एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था 300-302 के आसपास में। वहां पे उसके बाद मोमेंटम आ चुका है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट फिर है। इनको चाहिए तो आप कॉस्ट के स्टॉप लॉस से लगा लीजिए या 318 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और होल्ड कीजिए। सस्टेन अगर हो गया तो 340 तक के लेवल एक बार इनको शॉर्ट टर्म में नजर आ सकते हैं अगले एक हफ्ते अंदर। तो वहां पे आप रिव्यू कीजिए कि मुझे वहां पे और होल्ड करना है या निकलना है। बट यहाँ पे खराब नहीं है, वीक नहीं है, तो यहाँ पे इस पर होल्ड कर सकते हैं। ओके, होल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। SP सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। SP सिंह साहब बताइए क्या सवाल है। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मैंने वेदांता के 350 से लिए 118 के प्राइस पे, और मैं इसको 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, तो इसमें कुछ हो सकता है सर? कुछ क्या, बहुत कुछ हो सकता है 1 साल में। सर बताइए गौरव, वेदांता में अच्छे भाव पे इन्होंने लिए हैं, अब 1 साल में कुछ और क्या हो सकता है ये बताइए। देखिए, ओवरऑल इंडेक्स
आपने लाइफ टाइम हाई मार चुका है। स्टॉक भी अगर आप इंडिविजुअल देखें तो अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो बना रहा है। तो यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए, अच्छे भाव में आप एंटर हुए हैं, आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाइए और उसको राइड करते रहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो इसमें बने रहने में फ़ायदा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी अपसाइड यहाँ पे मिल सकती है आपको। गौरव, मद्रास फर्टिलाइज़र का चार्ट खोलिए सर। 85 रुपये 75 पैसे 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बार दिखाइए, चार्ट दिखाइए स्क्रीन पे। और ये बहुत बढ़िया रैली एक जब चली सारे फर्टिलाइज़र शेयर्स में, तो इसमें भी बनी और इसने भी बहुत अच्छे लेवल्स हासिल किए हैं। तो क्या मद्रास फर्टिलाइज़र पे अब रैली ओवर हो चुकी है? अभी बाकी इसका एक दिन का नहीं, लंबा चार्ट देखिए ना, एक आध महीने का, कि अब इसमें खेल ख़त्म है क्या? मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे रैली खत्म हो चुकी है नीरज जी। अगर आप इसके वीकली या मंथली चार्ट का देखते हैं तो एक राइजिंग चैनल का एक ब्रेकआउट हमको देखने, तो यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको देखने मिलनी चाहिए। बट मैं ये नहीं कहूँगा आप यहाँ पे 85-86 पे आप बाय कीजिए, क्योंकि सपोर्ट्स जो ब्रेकआउट के लेवल्स थे वो काफी नीचे के थे, आपके 60 के आसपास के थे। तो अब यहाँ पे आप बाय करेंगे और आपका ब्रेकआउट 60 का था तो सही नहीं रहेगा। बट अगर किसी ने लेके रखा है तो बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। किसी को अगर फ्रेश बाय भी करना है तो अगर कोई गिरावट अगर आपको देखने मिलती है, सेफली स्ट्रॉन्ग है। ओके, गिरावट अगर दिखे तो गिरावट तो दिख रही है, 7.5% नीचे है मद्रास फर्टिलाइजर, लेकिन चार्ट वीकली मंथली स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए आप यहाँ पे नज़र रख सकते हैं। गौरव, एक और स्टॉक है मन्नापुरम फाइनेंस, आज बहुत दिनों बाद 123 का लेवल दिखा रहा है। इसमें भी जो है रुक रुक के बनी है, इसका भी एक महीने का चार्ट दिखाइए। 123-22 के आसपास है, ये रैली कंटिन्यू करेगी? देखिए, इसमें ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो चुका है। जो 200 के आसपास से जो ट्रेंड नीचे आना शुरू हुआ था वो कंफर्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए इमीडिएट हर्डल है 126 के हैं। 126 के ऊपर सस्टेन हो गया तो काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको 140 तक भी देखने मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे एडिशन नहीं करूंगा। अगर इसको बाय करना भी है तो या तो आप डिक्लाइन से बाय कीजिए, या इसको एक बार 126 के ऊपर सस्टेन करे तब इसको आप बाय कीजिए। 126 पार करे तो इसमें और आप ऐड कर सकते हैं, या आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, तब ये फिर और ऊपर 140-45 तक जाएगा। 200 तक कब जाएगा इसी बार में? देखिए, अब ट्रेंड की बात चालू है और 200 से शुरुआत हुई थी, तो मैं जनरली जब ट्रेंड रिवर्सल प्ले करता हूँ तो मैं पूरी जो फॉल है उसके मैं 61% रिट्रेसमेंट और 80% वो पकड़ता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे प्ले भी करूंगा इसके लिए तो मैं एट द मैक्स 180 के लिए इसको प्ले करूंगा, मैं 200 के लिए फिलहाल नहीं करूंगा। ओके, एक और सवाल लेते हैं फटाफट। अशोक कुमार हैं बालाघाट से। अशोक जी नमस्कार, सवाल पूछें अपना सर। नमस्कार जी, मेरे पास आईडीबीआई के शेयर हैं 153 में खरीदे हैं, तो इसमें कुछ लंबी चाल आने की उम्मीद है। जैसा चल रहा है कि ये प्राइवेट सेक्टर में कोई बड़ा प्लेयर इसे मेजर स्टेक लेना चाहते हैं। ओके, जरा चार्ट के जरिए पता करते हैं। गौरव, बन रहा है क्या उसमें कुछ लंबा खेल, बड़ी तेजी? देखिए, ट्रेंड रिवर्सल हुआ था और वो कंफर्म निचले स्तरों पे हो चुका था। यहाँ पे ऐसा कोई बड़ी मोमेंटम के लिए तो लग नहीं रहा है। एक प्रेशर का एक ब्रेकआउट एरिया है, वो पार कर लिया तो एक बार स्टॉक जो है 80-85 के लेवल दिखा सकता है। तो मैं एट द मैक्स वो लेवल्स के लिए इसको प्ले करूंगा। ओके, अच्छा, इसमें बहुत न्यूज़ ड्रिवन है अशोक जी, खबरें तरह तरह की आती रहती हैं, है ना। तो अभी एक खबर 1-2 दिन पहले भी आई कि फेयर प्राइस एक तय किया जा रहा है, उसके ऊपर ही बोलियां लगाई जाएंगी और उसमें सीबीडीटी से भी राय मांगी गई है, तो वो फेयर प्राइस तय होगा। जो खबर ऐसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ ड्रिवन होते हैं उसमें ऊपर जाने या नीचे जाने की संभावना 50-50 हो जाती है। तो आपने बहुत रिस्की ट्रेड लिया है। अब आपकी इसमें लक फैक्टर भी काम करेगा कि वो 50% तेज़ी वाला प्ले हो जाए तो ये कुछ भी हो सकता है, नहीं प्ले हुआ तो फिजल आउट हो जाए। क्योंकि जब कंज्यूम कर लेती है पूरी दुनिया खबर को, तब स्टॉक में बहुत बड़े मूव की संभावनाओं में 50-50 हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल नज़र बनाए रखिएगा, कोई भी रिवर्सल अगर उल्टा हो तो उसको भी यहाँ पे रखना चाहिए। तो ये आज के तमाम सवालों के जवाब हमने लिए गौरव से, और निफ्टी और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब वहीं पे खड़े हैं, लेकिन मिड कैप में एक रैली है 144 पॉइंट ऊपर, और बढ़ने घटने वाले शेयरों की संख्या, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा। तो देखते हैं कि सेकंड हाफ में क्या रिवर्सल निकल कर आता है, लेकिन चाइना और जापान का प्रेशर बना हुआ है मार्केट पे। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।